हेलो प्यारे बच्चे, तो कैसे आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है बिल्कुल बढ़िया ही होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड पे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मैथ्स के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने जो है आपके लिए टोटल जो है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया है। ठीक है, जो कि सीधा सीधी आपको जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड देन अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को भी जरूर से लाइक करिएगा। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए जो हम लोग करते हैं क्वेश्चन को शुरू। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपका जो एग्जाम काफी ज्यादा नजदीक आने वाला है और ऐसे में आपका जो प्रिपरेशन अच्छे तरीके से होना भी चाहिए। तो आप जो देख रहे होंगे कि हर रोज जो आपके लिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का जो क्लास जो है रेगुलर बेसिस पे चल ही रहा है, तो आप जो है रेगुलर बेसिस पे क्लास जो अटेंड करते रहिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग जो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड देन करते हैं इसका सोल्यूशन। तो जो है पढ़ो क्वेश्चन नंबर 1 एंड देन देखो कितने स्टूडेंट्स को लगता है कि इस वाले क्वेश्चन को मैं बना सकता हूं। ठीक है, वैसे ये जो क्वेश्चन है काफी सिंपल है। ये एपी दे रखा है और इस एपी में पदों की संख्या पूछा है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए कि कितने स्टूडेंट्स को लग रहा है कि इस क्वेश्चन को यस सर मैं बना ही दूंगा। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि -10 -6 -2 और ये जो हमारा एपी है और इसका जो लास्ट वाला यानी कि nवां पद है वो 34 है और इसमें कितने पद है, पदों की संख्या आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसका प्रथम पद कितना है, -10 हो गया। और अगर मैं डी की बात करूं तो डी बराबर क्या होता है, अगला पद माइनस पिछला पद, यानी कि अगला पद कितना है -6 और जस्ट इसका पिछला पद कितना है -10। तो इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा +10, यानी कि 10 में से 6 घटेगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका सार्वंतर कितना है, तो सार्वंतर 4 है और यानी कि प्रथम पद का आने का मतलब है -10 है। ठीक है जी, तो इसको चाहिए क्या, इसको नहीं पदों की संख्या चाहिए। तो यानी कि पदों की संख्या चाहिए तो बेसिकली nवां पद तो दिया हुआ है ना, ये जो 34 है हमारा क्या है nवां पद। तो यहां से मैं लगा दूंगा nवां पद यानी tn बराबर यानी कि 34 बराबर a प्लस a के जगह पे कितना, तो a के जगह पे है -10 प्लस n -1 इंटू डी। डी के जगह पे कितना, तो मैं यहां से जो है 4 रख दूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी अभी हमने निकाला है कि डी बराबर कितना है, तो 4 है। ठीक है जी, तो यहां से जो मैं 4 रख दूंगा और इसका कैलकुलेशन करो तो यहां से आपको जो एन बराबर मिल जाएगा और वही हो जाएगा हमारा पदों की संख्या। ठीक है, इसी तरीके से सारे बच्चे कैलकुलेट करते हैं ना। चलो इसका कैलकुलेशन क्या होगा, इधर देखो 34 है और इधर जाएगा -10, तो 34 और 10 कितना हो गया 44। 44 में से जब हम 4 से भागा देंगे तो 11। ठीक है, और 11 में से -1 इधर जाएगा तो +1 यानी कितना हो जाएगा 11 और 1 12। ठीक है, तो यानी कि एन बराबर हो जाएगा हमारा 12। तो सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं, तो एक का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या ही कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी तथा डीईएफ जो है समरूप है। दो त्रिभुज एबीसी तथा डीईएफ और दोनों के दोनों क्या है, समरूप है। एवं क्षेत्रफल जो है दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी का वो 36 है और साथ ही साथ क्षेत्रफल जो है डीईएफ का दे रखा है 49 है। ठीक है, तो उसके बाद कह रहा है कि दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो मैंने आपको जो कई बार बताया कि अगर दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ रहे और उनकी जो है संगत भुजाओं का अनुपात पूछे तो क्या करना, उस क्षेत्रफल का जो है वर्गमूल निकाल देना। ठीक है, तो 36 का वर्गमूल जो है कितना हो जाएगा, 36 का वर्गमूल जो है 6 हो जाएगा और 49 का वर्गमूल जो है कितना हो जाएगा, 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा। तो इनकी भुजाओं का अनुपात कितना हो जाएगा, 6:7 हो जाएगा। तो चेक कर लो 2 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 का बी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या ही कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात फिर से दे रखा है 25 और 64, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो फिर से इसका वर्गमूल कर लेंगे, तो 25 का वर्गमूल करेंगे और साथ ही साथ 64 का वर्गमूल करेंगे। ठीक है, तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाता है और 64 का वर्गमूल 8 हो जाता है। ठीक है, तो 5:8 हो जाएगा इस त्रिभुज की, यानी इन दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात। ठीक है, तो चेक कर लो 3 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 का सी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या ही कह रहा है, ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है जो कि थेल्स प्रमेय पे बेस्ड है। ठीक है, तो कह रहा है कि दिए गए त्रिभुज एबीसी में एलएम पैरेलल एफजी, यानी कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये एलएम और ये एफजी, ये दोनों के दोनों क्या है, समांतर है। तो एल ई बराबर भार। ठीक है, सबसे पहली बात अगर ये पैरेलल है तो अगर मैं मान लेता हूं कि अगर ये वाला हमको कैलकुलेट करना तो ये एक्स है। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा है थेल्स प्रमेय में कि अगर पैरेलल है तो बाकी के ये दोनों जो भुजाएं हैं एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि अगर ये मैंने एक्स माना है तो एक्स बटे 10, यानी कहने का मतलब एक्स और बटा में कितना है ये, तो ये जो है बेसिकली हमारा है 7.2। ठीक है, यानी कि x बटा में 7.2 और साथ ही साथ ये कितना है 1.8 यानी 1.8 और ये कितना है जी 5.4 है। ठीक है, चलो तो इसका जो अनुपात है यानी रेशियो जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहली बात मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ, ये दशमलव से दशमलव 8 और आती है 54। ठीक है जी, तो कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारा 7.2 और बटा में कितना 3
अब इसको जब हम लोग कैंसिल कर रहे होंगे तो हमारा जो 2.4 सेंटीमीटर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि एल ई बराबर कितना हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या ही कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4 और 9 है। देखो अब की बार वो जो है संगत भुजाओं का अनुपात दे रखा है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान से सुनना, जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ रहता था और उसके बाद भुजाओं का अनुपात निकालना रहता था तो हम लोग क्या करते थे, उसका जो है वर्गमूल निकालते थे। बट अब जो है भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहे हैं तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और उसके बाद 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 नमा 81 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 16 अनुपात 81 हो जाएगा हमारा इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, यानी कि 5 का बी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या ही कह रहा है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज जो है समरूप होते हैं, यानी कि 6 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या ही कह रहा है कि दो समकोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। तो किसने कहा, तो ये वाला जो कथन है वो कहे थे थेल्स ने। ठीक है, यानी कि 7 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या ही कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं में 3 और 4 का अनुपात है तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। देखो इसके जस्ट पहले वाले जितने सारे मैंने आपको क्वेश्चन करवाया तो वो कह रहा था कि संगत भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा था। तो इसमें हम लोग क्या करते थे, वर्ग कर देते थे। ठीक है, संगत भुजाओं का क्या कर देते थे, वर्ग कर देते थे। लेकिन यहां पे जो है वो क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफलों का अनुपात नहीं पूछ रहा है बल्कि परिमापों का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना जब संगत भुजा दिया हुआ हो और क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो हम लोग स्क्वायर कर देंगे यानी वर्ग कर देंगे। बट अगर परिमापों का अनुपात पूछे तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, जो संगत भुजाओं का अनुपात रहेगा वही हमारा परिमापों का भी अनुपात हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3:4 ही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 8 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या ही कह रहा है कि त्रिभुज डी ई एफ तथा पी क्यू आर में दिया हुआ है कि डी बराबर क्यू। यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक चीज जो मिस आउट है, जो है आपको बता देता हूं। यहाँ पे एक चीज और रहना चाहिए कि त्रिभुज डी ई एफ और जो पी क्यू आर है ये समरूप भी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर समरूप रहेगा तभी ये जो क्वेश्चन सही सही बनेगा, वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो जाता है। ठीक है, तो अगर त्रिभुज डी ई एफ पी क्यू आर समरूप है तो यहाँ पे मैं दो त्रिभुज बना लेता हूं डी ई एफ। ये रहा हमारा डी ई एफ और ये रहा हमारा पी क्यू आर। ठीक है जी, इसमें क्या है कि डी क्यू के बराबर है, तो ये रहा डी जो कि क्यू के बराबर है। ठीक है, और जो आर है वो ई के बराबर है। ये वाला आर किधर गया, ये वाला आर जो है ई के बराबर है। ठीक है, तो बाकी के अगर पी जो बच गया है तो पी वाला एफ के बराबर होना चाहिए ना। तो पी बराबर एफ किस में, चेक कर लो ए नंबर ऑप्शन में। ठीक है, यानी कि 9 का ए नंबर जो ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या ही कह रहा है, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार बी और बराबर भुजा ए हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि सीधा सीधी इसको क्या चाहिए, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, तो बचपन में आपने याद करा होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/4 बी अंडर रूट 4a² माइनस b² होता है। ठीक है, तो यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या ही कह रहा है कि त्रिभुज ABC में DE पैरेलल BC। सपोज करो कि ये हमारा त्रिभुज ABC है। ठीक है जी, और इसमें जो है DE पैरेलल BC यानी कि यहाँ पे D एंड देन E, तो DE पैरेलल BC है तो AD बटा DB यानी कि AD ये रहा, तो ये दिया हुआ है 5 और 3, तो बाकी के AE बटा में AC पूछा है, ये रहा AE बटा में EC, AE बटा में EC पूछा, AC पूछा है। ठीक है, तो AE और उसके बाद AC पूछा है यानी कि इतना पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात अगर ये 5-3 है तो ये भी 5-3 के अनुपात में होगा, लेकिन ये टोटल कितना होगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है AE, तो AE का आने का मतलब ये कितना है 5 ही है ना, तो 5 होगा, और बटा में AC, तो AC का आने का मतलब टोटल, तो 5 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 5/8 हो जाएगा। ठीक है, निकालने का मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 11 का सी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है, नीचे दी गई आकृति में यदि DE पैरेलल BC, नीचे दी गई आकृति में यदि DE पैरेलल BC तो x बराबर भाट। तो सबसे पहली बात यहाँ पे अगर पैरेलल है तो थेल्स पर में लगा देंगे कि इतना बटे इतना बराबर होगा इतना बटे इतना, यानी कहने का मतलब है कि x बटे 16 और बराबर होगा कितना, तो 34/17। ठीक है जी, तो 17 दूनी 34 और ये 16 इधर भागा में इधर जाएगा तो गुना में, यानी कि x बराबर 16 दूनी 32 हो जाएगा। ठीक है, 16 दूनी 32, तो चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 12 का बी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या ही कह रहा है कि किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है और यदि दो कोणों का अंतर 30 डिग्री है
तो त्रिभुज के कोण है। सबसे पहली बात देखो, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए लग जाएंगे, बट बनाना नहीं, इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन से आप चेक कर लो, सही जल्दी जल्दी तरीके से आपको आंसर जो है मिल जाएगा, ठीक है, और जल्दी भी हो जाएगा। तो उसने कहा कि किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग, यानी दो कोणों को जोड़ने के बाद जो है तीसरा कोण के बराबर होना चाहिए। तो मैं तो कहता हूं ये नंबर ऑप्शन जो है सही है, क्योंकि इसमें 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो ये दो कोण हो गए, यानी कि 30 डिग्री में से अगर मैं 60 डिग्री जोड़ रहा हूं तो तीसरा जो कोण है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि उसने कहा कि किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। और साथ ही साथ दो कोणों का अंतर, यानी इन दोनों कोणों को अगर मैं घटा देता हूं तो 30 डिग्री निकल करके आता है, क्योंकि उसने कहा कि दो कोणों का अंतर 30 डिग्री है, तो 60 में से अगर मैं 30 को घटा दूंगा तो 30 वाकई में मिलता है, ठीक है, यानी इसका ए नंबर ऑप्शन ही सही जवाब है, ठीक है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होना चाहिए, और तीनों को जोड़ करके 180 डिग्री है भी, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या ही कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं 3-5 के अनुपात में, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब की बात क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे, भुजाओं का जो है स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और साथ ही साथ 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 9:25 जो है सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 14 का ए नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या ही कह रहा है कि बिंदु 4, किस चतुर्थांश में है, यानी कि एक तो प्लस है और दूसरा क्या है माइनस। तो प्लस माइनस किस में होता है, चेक कर लो। इसमें तो क्या होता है, इसमें होता है प्लस प्लस, और इसमें क्या होता है सेकंड वाले में, तो सेकंड वाले में होता है माइनस प्लस, और उसके बाद थर्ड वाले में क्या होता है, थर्ड वाले में होता है माइनस माइनस, एंड देन फोर्थ वाले में क्या होता है, तो प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि प्लस माइनस, क्योंकि 4,3 का आने का मतलब है प्लस माइनस, यानी कि 15 का जो सही जवाब हो जाएगा कि 4,-3 किस चतुर्थांश में है, तो चतुर्थांश में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस इसी में होता है, ठीक है, यानी कि 15 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या ही कह रहा है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान होगा। सबसे पहली बात, अगर x, y इस तरीके से निर्देशांक ज्यामिति में कोई बिंदु लिखा हुआ रहता है तो x वाला को कहते हैं भुज और y वाला को कहते हैं कोटि, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो है सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि 6,4 का कोटि कितना होगा, y वाला, तो y वाला कहने का मतलब इसका कोटि 4 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 16 का बी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, कह रहा है बिंदु 2,3 एंड देन -2,3 के बीच की दूरी क्या होगा। तो बीच की दूरी आपको जो आता है निकालने के लिए कि x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर एंड देन पूरे का अंडर रूट, ठीक है। तो दो में से अगर मैं इसको घटाऊंगा तो बेसिकली ये माइनस में ऑलरेडी है तो हो जाएगा प्लस में, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर और प्लस में 3 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है जी, और पूरे का कर लेंगे अंडर रूट। तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 का होल स्क्वायर कितना हो गया 16, और ये तो कर करके 0 हो गया, तो 16 का वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसके लिए 17 का बी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो 18 में क्या कर रहा है, बिंदु 8,10 तथा 4,6 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक है। तो सबसे पहली बात मध्य बिंदु का नियामक पूछ रहा है, तो मध्य बिंदु का नियामक हम लोग निकालते कैसे हैं, तो x1 + x2 बटा में 2 करके और y1 + y2 बटा में 2 करके, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे x1 की जगह पे कितना है 8 है, और x2 की जगह पे कितना है 4 है, और बटा में 2, ये हो गया x बराबर, एंड देन y1 + y2 यानी कहने का मतलब 10 + 6 बटा में 2, ठीक है जी। तो 8 4 12 बटे 2 यानी कि 6 हो गया, और साथ ही साथ यहाँ पे 10 और 6 16 बटे 2 यानी कि 8 हो गया, ठीक है। तो 6,8 जो क्या हो जाएगा, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 6,8 यानी कहने का मतलब कि 18 का ए नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या ही कर रहा है, सारे बच्चे जो कमेंट सेक्शन में लिख दो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि काफी इजी सवाल है। बिंदुओं इतना इतना के बीच का दूरी क्या होगा, और अभी अभी मैंने आपको बताया कि दूरी सूत्र से जो कैसे दूरी निकालते हैं, ठीक है। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो -5 और माइनस कितना -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया x1 - x2 का होल स्क्वायर एंड प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर करने का मतलब कि 7 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा +1, और +1 में से -5 घटेगा तो -4 बचेगा, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर 7 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, और -4 का स्क्वायर 16 ही होगा। अच्छा 1 मिनट, इसका जो है बीच का दूरी चाहिए ना, तो इसका जो है अंडर रूट भी कर लेते हैं पहले ही, ठीक है। चलो तो बेसिकली कितना हो गया 4 का होल स्क्वायर 16, और इसका भी कितना हो जाएगा 16, और 16 16 कितना हो गया 32, और 32 का जब हम लोग वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा 4√2 आएगा, ठीक है जी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 19 का सी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। बाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है ना,
तो ये देखो हमारा ये क्या है, बाई अक्ष है। तो बाई अक्ष से अगर मैं इधर जा रहा हूं, यानी बाई अक्ष से दूर जा रहा हूं, तो जैसे सपोज करो यहाँ पे 5 है, तो बाई अक्ष से दूरी अगर हम जाते हैं तो वो होता है एक्स अक्ष, ठीक है, यानी कि एक्स निर्देशांक हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 20 का बी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है कि x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो ये जो क्वेश्चन है 9th क्लास का, ठीक है, याद रखना कि अगर x बराबर समथिंग रहे तो रेखा जो है बाई अक्ष के समांतर होगी, और अगर बाई बराबर समथिंग रहे तो रेखा एक्स अक्ष के समांतर होगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे x बराबर समथिंग है तो रेखा किसके समांतर होगी, बाई अक्ष के समांतर होगी, यानी कि 21 का बी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है कि सरल रेखाएं x बराबर 2 तथा बाई बराबर 2 कैसी है। तो सबसे पहली बात, इन दोनों का जो हम लोग लाइन खींचते हैं, यहाँ पे सपोज करो कि 2 है x बराबर, यहाँ पे जो है 2 है बाई बराबर, ठीक है। तो x बराबर 2 का जो लाइन होगा कुछ इस तरीके का होगा, और बाई बराबर 2 का लाइन जो होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। तो ये जो बेसिकली दोनों के दोनों लाइन है ये क्या होंगे, तो परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत होंगे, ठीक है, यानी कि दोनों रेखाएं जो कैसे होंगे, तो एक दूसरे के लंबवत होंगे। तो यानी कि 22 का ए नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, जो कि त्रिकोणमिति का सवाल है, काफी इजी भी है, तो सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जो है देने का प्रयास करें कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो कह रहा है कि 1/√3 किसके बराबर होगा। तो जल्दी से देखो कि 1/√3 किसके बराबर होगा। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, ठीक है, यानी कि 23 का डी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या ही कह रहा है कि a + b बराबर 90 डिग्री, तो cos a किसके बराबर होगा। तो अगर मैं यहां से बात करूं कि cos a चाहिए ना, तो a के जगह पे मैं कितना लिख सकता हूं, देखना तो जरा ध्यान से। a के जगह पे मैं लिख सकता हूं 90 - b, उधर जाएगा तो 90 - b हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूं 90 - b। लेकिन ऐसा करने से एक फॉर्मूला बन गया, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा, यानी कि sin b। अब चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 24 का सी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या ही कह रहा है कि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो cos थीटा बराबर क्या होगा। देखो 3 थीटा बराबर अगर 90 डिग्री है तो यानी कि थीटा बराबर 30 डिग्री हो गया, क्योंकि अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो cos थीटा, तो थीटा के जगह पे 30 डिग्री है ना, तो यानी कि cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू किसको नहीं पता है, सबको पता होना चाहिए कि √3/2 होता है, ठीक है, यानी कि 25 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 25 का बी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है, यानी कि 26 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 27 में देखो क्या कर रहा है, चलो जल्दी से जो इस क्वेश्चन का आंसर सारे ऑडियंस जो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि यदि √2 cos थीटा बराबर 1, तो यहाँ पे जो थीटा का मान क्या होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का जो आंसर सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/√2 हो जाएगा, ठीक है जी। तो बेसिकली यहाँ पे 1/√2 अगर मैं आपसे पूछूं कि cos में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो आप कहेंगे कि सर cos में जो है 45 डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक है, यानी कि cos थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos 45 डिग्री, क्योंकि cos 45 में 1/√2 होता है। cos से cos गया घरे, तो थीटा बराबर कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो बेसिकली 27 का बी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कर रहा है, 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट। तो सबसे पहली बात, इसमें आप 9 से कॉमन कर लो तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली ये आपका एक फॉर्मूला होता है जिसका वैल्यू होता है 1, ठीक है, यानी कि 9 × 1 यानी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी कि 28 का बी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो 29 का जो है सबको पता होगा कि क्या आएगा, इसको कैंसिल करने के बाद कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि इसमें से अगर आप किसी को चेंज कर दोगे ना तो वो इसके लिए उसके इक्वल हो जाता है। मैं आपको चेंज करके दिखा भी देता हूं। ये हो गया हमारा sin 18 डिग्री, और cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 90 - थीटा, यानी 90 - थीटा के जगह पे कितना 72 डिग्री। अब यहाँ पे sin 90 - 72 करेंगे तो sin 18 ही बचेगा, और घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, sin 18, तो बाकी जो कैंसिल हो जाएंगे, तो भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन 1 जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या ही कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन cos थीटा के बराबर है। निम्नलिखित में से कौन cos थीटा के बराबर है, तो cos थीटा जो 1/sec थीटा के बराबर होता है, यानी कि 30 का बी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है कि 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। देखो 2 cos स्क्वायर 60, तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, और इसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर भी कर लेंगे, यानी 2 × 1/4,
कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 31 का डी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या करा है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा बराबर भाट। तो सबसे पहली बात, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं क्या कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा इंटू 1, ठीक है जी। और मुझे पता है कि इस क्वेश्चन को सारे बच्चे जानते होंगे, ठीक है। तो जल्दी से सारे बच्चे जो इस क्वेश्चन का आंसर जो भी सही होगा कमेंट सेक्शन में लिखते चलिए। ओके, बहुत सारे बच्चे जो कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से इस कॉस थीटा को मैं इधर ला दूंगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, ठीक है जी। और बराबर में कितना 1। अब साइन बटे कॉस क्या होता है, tan थीटा होता है। तो tan थीटा बराबर कितना 1। अगर मैं आपसे पूछूं कि tan में कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है तो आप कहेंगे कि सर tan में जो 45 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी कि 32 का डी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। तो 33 में क्या ही करा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a, तो तब क्या सत्य होगा जबकि a बराबर है, यानी साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होगा जबकि a, यानी कि a जो है किसके बराबर है। सबसे पहली बात जो ये दे रखा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a, ठीक है जी। और यहां से जो a का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो साइन 2a बराबर एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको नहीं पता तो याद रखना 2 साइन a इंटू कॉस है, जो कि 11th क्लास में आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। साइन 2 थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। इसका आप ध्यान रखना। और इधर क्या लिखा हुआ है 2 साइन ए, 2 साइन ए। तो 2 साइन ए से 2 साइन ए कैंसिल हो गया तो बचा कितना कॉस ए। तो कॉस ए उधर कुछ नहीं तो एक तो खैर रहेगा ही। और अगर मैं अब आपसे पूछूं कि कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू जो 1 होता है तो आप कहेंगे कि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है, कॉस 0 डिग्री, ठीक है। तो कॉस से कॉस हो गया कैंसिल, तो यानी कि ए बराबर कितना हो गया 0 डिग्री हो गया, ठीक है। ए बराबर कितना हो गया 0 डिग्री, यानी कि 33 का ए नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। इसको जो वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात 2 tan 30, तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है जी। और बटा में 1 माइनस इसका कितना हो गया tan 30 का वैल्यू 1/√3 और स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर भी कर देता हूँ, ठीक है। तो एक का स्क्वायर एक ही बचेगा और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, ठीक है जी। तो ऊपर हो गया 2 बटा में √3। अच्छा, नीचे एलसीएम ले लेते हैं तो 3 एकम 3 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 2/3। 2 से 2 गया घरे तो 3 चल जाएगा सबसे ऊपर और बटा में कितना √3। इसको जब हम लोग कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा √3। अब आप मुझे बताओ कि कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, यानी कि 34 का बी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है 1 + tan स्क्वायर ए बटा में 1 + cot स्क्वायर है, ठीक है। तो 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए, ये तो सबको पता है। और 1 + cot स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कौशिक स्क्वायर ए, कौशिक स्क्वायर ए, ठीक है जी। अच्छा, सेक स्क्वायर ए को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 1/cos स्क्वायर ए, बिल्कुल। और कौशिक स्क्वायर ए को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 1/sin स्क्वायर ए। और ये जो साइन स्क्वायर ए है सबसे ऊपर जाएगा बटा में कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सबको पता होना चाहिए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में भर दो, tan स्क्वायर ए होता है, ठीक है। यानी कि 35 का डी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है tan 15 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 70 डिग्री, tan 75 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहली बात इसका जो वैल्यू आएगा 1, क्यों, क्योंकि tan 15 को आप जब चेंज करोगे तो ये हो जाएगा cot कितना डिग्री, तो cot 75 डिग्री, ठीक है। और tan 75 यहां से देखो tan 75 और cot 75 मिलकर के कितना हो जाएगा 1। और इसी तरीके से इन दोनों में जब आप एक को चेंज करोगे तो tan × cot बनेगा, वो भी हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसलिए इसका जो सही जवाब आ जाएगा 36 का डी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। तो 37 में क्या कर रहा है कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो सबको पता होगा, जल्दी से सारे बच्चे जो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। चलिए जल्दी से जो है सारे बच्चे कमेंट्स में करिए। तो 37 का बी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि 2 sin a बराबर √3, तो a का मान होगा, यहाँ पे a का मान पूछना चाहिए, ठीक है। नहीं लिखा है नोट कर लेना। तो बेसिकली साइन ए बराबर क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ √3/2, क्योंकि इधर 2 गुना में इधर आएगा तो भागा में, ठीक है। और अगर मैं अब आपसे पूछूं कि साइन में कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है तो आप कहेंगे कि सर साइन में 60 डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक है। तो साइन से साइन जो कट गया तो यानी कि ए बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री, यानी कि 38 का जो है बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कराइए, तो बेसिकली सबको याद होना चाहिए, ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है। तो जल्दी से जो सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि इतना बराबर क्या
होता है, जल्दी से लिखिए, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कौन नहीं जानता, 1 होता है, ठीक है। यानी कि 39 का ए नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 3/4, tan थीटा बराबर 3/4 तो sin थीटा का वैल्यू जो है क्या होगा। तो देखो tan थीटा बराबर अगर जो है 3/4 दिया हुआ है, ठीक है, तो निकालने का मतलब कि p बटा b है। तो h अगर हम निकाल लेंगे तो 3 का होल स्क्वायर प्लस में 4 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, यानी निकालने का मतलब 9 प्लस 4 चौके 16, यानी जोड़ने जाने पर हो गया 25 का वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, यानी h बराबर 5 हो गया। साइन चाहिए ना, तो साइन का मतलब क्या होता है, p बटा h। तो p कहने का मतलब क्या है, चेक कर लो तो जरा। p कहने का मतलब है 3, यानी कि 3 किस में, ये वाला, और h कहने का मतलब है 5, तो यानी कि 3/5 यानी कि 40 का डी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बस आज की इस वीडियो लेक्चर में ओनली हम लोग जो है टोटल 40 क्वेश्चन का ही जो है डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि आपका जो क्लास ज़्यादा लंबा हो जाए, तो इसलिए हम लोग जो टोटल 40 क्वेश्चन जो ही करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको जो जितना क्वेश्चन बताया हूँ ये आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको जो है इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आया तो बिल्कुल जो जाकर के उसको जो है रिवाइज कर सकते हैं और उसको फिर से समझ सकते हैं, ठीक है। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वाले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।